जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कि एयरफोर्स का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है उसके लिए हम कैसे तैयारी करें। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है आपके पास। देखें, कुछ क्वेश्चन है आपके पास, हम सॉल्व कैसे करते हैं उनको। द क्वांटिटी विच इज नाइदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस, वह जो ना तो बीमार रहित है और ना इकाई रहित है, वो भौतिक राशि, वो फिजिकल क्वांटिटी आपको यहाँ से चूज करना है जो कैसा हो, ना तो क्या हो वो डायमेंशनलेस हो और ना वो यूनिटलेस हो, मीन्स उसका यूनिट भी हो और डायमेंशन भी हो। तो यहाँ पर हम देखें कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा क्वांटिटी चाहिए हमको जो कि ना तो यूनिटलेस हो और ना डायमेंशनलेस है। तो वह मात्रा की जगह पे यहाँ पे हम लोग अगर लिखें भौतिक राशि, ये किसकी बात कर रहा है? भौतिक राशि की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ जो भी आपका मटेरियल है ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, मतलब एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में डेंसिटी। तो डेंसिटी का डेंसिटी से रेशियो, मतलब इनके पास जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव डेंसिटी, ना तो इनके पास कोई डायमेंशन है ना इनके पास कोई यूनिट होगा, लेकिन हमको किसको ढूंढना है? ऐसा क्वांटिटी ढूंढना जिसका डायमेंशन भी हो और उसकी यूनिट भी हो। फिर देखें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटसेल्फ उसकी कोई यूनिट नहीं है। आपने देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.5, 1.33 अलग अलग क्वांटिटीज के लिए, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर सी अपॉन वी। तो ये भी डायमेंशनलेस यूनिटलेस है। रिलेटिव वेलोसिटी है तो ये भी रिलेटिव, लेकिन इसमें रेशियो नहीं होता है। जैसे हम देखें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है इसी के डायरेक्शन में, माइनस इसके पीछे कोई 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड यूनिट है, तो इसका डायमेंशन भी होगा। डायमेंशन क्या है? LT की पावर -1। सो रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग सही आंसर है इसके लिए। सापेक्षिक वेग इसके लिए सही आंसर होगा। अब देखिए द वैल्यू ऑफ 9.99 प्लस 0.009 मीटर ट्रू टू सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक के लिए सही है। सार्थक अंकों के साथ हमको बताना है, ऐड करना है। क्वेश्चन तो देखें तो बड़ा सिंपल है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करें? 9.99 इधर हो गया 0.0099, तो 9.9999 ऐसा दिख रहा है हमको। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, 9.9999। लेकिन इतना आसान सा सिग्निफिकेंट का क्या रोल आया इसमें? इतना आसान सा क्वेश्चन एयरफोर्स में कैसे पूछा जाएगा? इसमें रोल क्या है सिग्निफिकेंस का? तो सिग्निफिकेंस आपको देखना है, 2 टर्म आप ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों की संख्या। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले में कितना है इसमें? तो पहला रूल कहता है ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है। तो इसमें सभी तो नॉन जीरो है, सभी तो 999 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3। इसमें देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? केवल 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। तो हम किस टर्म में लिखेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू ज़्यादा हो, या अगर दोनों बराबर होते, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल होते, तो हम किसको लिखते? जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल कम होते। यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट भी उसी में ज़्यादा है, डेसिमल उसमें कम है। मतलब हमको कहाँ तक लिखना है
तो हमको लिखना है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। तो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ है, मतलब इनको क्या करना है, हमको छोड़ना है, राउंड ऑफ करना है। तो ठीक है, इनको करते हैं हम लोग राउंड ऑफ। तो अब जब ये वैल्यू छोड़ेंगे हमको मिला क्या है, ये 9.9999 मिला। अब 9 को छोड़ेंगे तो 5 से ज़्यादा है, 9 इज ग्रेटर देन 5। तो जब भी हम कोई इस वैल्यू को निगलेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, जो 5 से ज़्यादा हो, तो राउंड ऑफ रूल कहता है कि उसके ठीक पहले वाले में 1 ऐड कर दीजिए। इनको छोड़ेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर इसमें 1, ये 0, तो ये क्या मिल गया आपको 10.00। तो यहाँ पर है तो लगभग वैल्यू बराबर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10.00। सही आंसर क्या होगा 10.00। अप टू 2 डेसिमल क्यों लिया, ये हमको सिग्निफिकेंट से बात पता चली, इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया था ट्रू टू सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों के लिए, सार्थक अंकों के अनुसार करना है आपको ये। ठीक, अब देखा जाए अगला क्वेश्चन। इफ E इज एनर्जी, M इज मास, यहां पर क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है E, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम J से रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, E ऊर्जा, M द्रव्यमान, जो J है कोणीय संवेग, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। तो उन सब को मिलाकर के हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई x। अब आपको पता करना है कि x का डायमेंशन क्या होगा, निकाला जाए। x का डायमेंशन के लिए, x के डायमेंशन के लिए पहले एनर्जी ml² t का पावर -2 लिखा जाए, j का स्क्वायर है ml² t का पावर -1 इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। ठीक, अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज इक्वल्स टू क्या होता है, F(r²) अपॉन m1 m2 होता है, इनका डायमेंशन ml t टू दी पावर -2, r की जगह क्या लिखेंगे आप, l का पावर 2 डिवाइडेड बाई m का पावर 2। तो यहाँ पे हमको इसका डायमेंशन क्या मिल गया, m का पावर -1, l का क्यूब, t का पावर -2, ये आपको क्या मिल गया g। लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम लोग क्या मिला, m की पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2 और इसका स्क्वायर, ये मिल गया। फिर दूसरा हमको क्या मिला है, यहाँ पे m का पावर 5, m क्या है, मास है, और इसका पावर 5, तो m का पावर 5। अब इसको सॉल्व करें और देखें कि हमको आंसर क्या मिल रहा है। सॉल्व किया जाए, डायमेंशन ऑफ x, यहाँ पर एनर्जी ml² 2, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पावर कितना है 2। तो सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, m का पावर 3 यहाँ पे मिल गया आपको, l क्या हो गया, यहाँ पर भी l² है, यहाँ पे भी l² है और उसका स्क्वायर है, l का पावर कितना मिल गया 6 मिल गया, t का पावर कितना मिल गया -4। ये हो गया ऊपर वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी। m था एक बार, यहाँ पर m का स्क्वायर था, तो टोटल क्या हो गया m3। l² एक बार था, फिर इधर l² का भी स्क्वायर था, तो l का पावर कितना मिल गया 6, t का पावर -2 4। अब देखें नीचे, यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए, इसका भी स्क्वायर है, तो नीचे क्या मिलेगा, m का पावर -1 इसका स्क्वायर, m का पावर -2, l का पावर 6 और क्या मिला t का पावर 4, और इधर क्या मिला m का पावर 5। अब देखें क्या क्या चीज़ें हैं जो कैंसिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखें t का पावर जो -4 मिला है, तो t का पावर -4 कैंसिल, l का पावर 6 कैंसिल, नीचे क्या बचा m की पावर -2, m का पावर 5, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या मिला, x इज इक्वल्स टू हमको मिला
m का पावर 3, ऊपर क्या मिला m का पावर 3 और नीचे भी तो मिला है m का पावर 3, मतलब x कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि इतना कैलकुलेशन करने के बाद मिला क्या हमको, इट इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो अब हमको देखना है कि दी गई क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है। तो पहला ही क्वांटिटी दिख रहा है एंगल, कोण। इसके लिए सही आंसर क्या हुआ, एंगल, कोण। कोण वह भौतिक राशि है जो डायमेंशनलेस है। तो x क्या हो सकता है इसमें से, कैसे पता चला कोण ही होगा, क्योंकि बाकी सबका तो अपना डायमेंशन है, बीमा है। एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें बीमा नहीं है, तो इसका डायमेंशन हमको 0 मिला, कोई डायमेंशन नहीं मिला, तो हमने क्या कहा कि वो ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है। तो हमने बोला वो क्वांटिटी क्या है, एंगल है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखें, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, velocity of a body is given as, velocity of a body is given as c is equals to alpha t square beta t plus gamma, c is equals to alpha t square plus beta t plus gamma. Here alpha beta are constant, c is velocity in SI and time is t is SI. Then unit of gamma, alpha, beta ऑप्शन दिए गए, आपको पता करना है कि किसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट के लिए हम यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ें देख सकते हैं वो क्या है, और वो हम देख सकते हैं डायमेंशन। डायमेंशनली हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो c इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी प्लस गामा। तो c क्या है यहाँ पे, तो हमको पता है जो c का डायमेंशन होगा, जो डायमेंशन होगा c का, वही डायमेंशन होगा किसका, अल्फा टी स्क्वायर का, वही डायमेंशन होगा बीटा टी का, और वही डायमेंशन होगा गामा का। तो जो यूनिट इनकी होगी वही अल्फा टी स्क्वायर की होगी, वही बीटा टी की होगी, और वही गामा की होगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमको पता चल गया गामा का जो यूनिट है वो क्या होगा, गामा का डायमेंशन क्या होगा। तो गामा का डायमेंशन वही होगा जो सी का होगा, तो उसकी यूनिट भी तो वही होगी। सो इट इज मीटर पर सेकेंड। अल्फा का यूनिट क्या होगा, अल्फा निकालना चाहें हम तो अल्फा का डायमेंशन निकालने, यूनिट मिल जाएगा। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सी के लिए एल टी का पावर -1, और इधर ये आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनको इधर ले आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर -2 इज अल्फा। अल्फा की अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो एल टी का पावर -3, दैट इज, अगर इसका यूनिट लिखें तो मीटर सेकेंड का पावर -3 मिलेगा। तो हमको ये पता चल गया। इस तरीके से बीटा का निकालेंगे तो बीटा क्या मिलेगा, बीटा एक्सेलरेशन के बराबर मिलेगा। बीटा निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, c अपॉन t। तो c क्या है, मीटर पर सेकेंड, m c क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 अपॉन टी, क्या मिल गया, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट होगा ये। तो यहाँ पर हमको जो पहला ऑप्शन मिला है वही करेक्ट है। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, गामा की। कह रहा है ये सब एक ही है क्या, बराबर है क्या, हैव सेम यूनिट्स। तो सेम यूनिट नहीं है, ये अलग अलग यूनिट है। क्लियर। आपको क्या करना है कि एग्जाम में भी हम इतना टाइम लगाएंगे, एग्जामिनेशन में क्या मेरे पास इतना टाइम होगा, नहीं। एग्जामिनेशन में आपको केवल यही एक चीज़ माइंड में आनी है और विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कवर्स अ डिस्टेंस x1 इन 3rd सेकेंड एंड कवर्स अ डिस्टेंस x2 इन 5th सेकेंड। द रेशियो x1 by x2। ये अच्छा सा क्वेश्चन है और ये थोड़ा आसान होगा आपके लिए कर पाना। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होता है तो वो हर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कैसा ट्रेवल करता है। तो हम अगर बोलें कि पहले सेकंड में तो मान लेते हैं s1, दूसरे सेकंड में s2, तीसरे सेकंड में s3, तो ये क्या होता है 1:3:5 रेशियो में चलता है।
तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड सेकंड में कितना चला होगा, मान लीजिए 5, फोर्थ में कितना चला होगा 7, फिफ्थ में कितना चला होगा 9। तो हम क्या लिख सकते हैं 5:9। लेकिन अब हम इसको निकाले कैसे, तो निकालने के लिए तो हमको फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। लगाइए फार्मूला। ठीक, अब फार्मूला हम लोग लगाएं तो देखेंगे कैसे। A particle starts from rest and moving with constant acceleration, covers a distance x1 in third second and x2 in fifth second। तो पहले थर्ड का निकालें, s थर्ड। तो स्टार्ट कहाँ से है, रेस्ट से है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह रहा है ये मान लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया। तो हमको ये क्या मिल गया, s थर्ड सेकंड में चली गई दूरी क्या मिल गई बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाई हाफ ए, ये ब्रैकेट 5 मिल गया। अब यही फिफ्थ के लिए निकालें, s फिफ्थ 0 प्लस हाफ ए 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1। तो ये क्या मिला आपको 9 मल्टीप्लाइड बाई हाफ ए। तो ये जो थर्ड था इसी को हम x1 कह रहे थे, ये जो फिफ्थ है इसी को x2 कह रहे थे। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, x1 अपॉन x2 इज 5 मल्टीप्लाइड बाई हाफ ए, 9 मल्टीप्लाइड बाई हाफ ए से हाफ ए कैंसिल, 5:9। ये उसका डिटेल्ड तरीका ट्रेडिशनल जैसा हम करते आते हैं। ठीक, लेकिन आसान कौन सा है कि हम ये समझे कि 1 2 3 5 रेशियो में कैसे चलता है। ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आप एक हाइट से गिराएंगे बेटा तो पहले सेकंड में जिस रेशियो में चलेगा वो मान लीजिए कि 1, तो दूसरे सेकंड में वो डबल नहीं होगा, दूसरे सेकंड में वो कितना चलेगा, पहले में जितना चला था उसका 3 टाइम्स, तीसरे सेकंड में उसका 5 टाइम्स, चौथे सेकंड में उसका 7 टाइम्स, फिफ्थ सेकंड में 9, फिर उसके बाद ऐसा ही ये रेशियो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ स्पीड, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ स्पीड v with uniform acceleration alpha, then it comes to stop with uniform retardation beta, what will be the average velocity of the train। कह रहा है ट्रेन का औसत पता करें कि वो कैसे चला। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राफ बना लेते हैं वेलोसिटी के लिए। देखें कि इसकी क्या है कि हम बोलते हैं इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब इसकी जो वेलोसिटी है बढ़ती जा रही है मीन्स हम कह रहे हैं कि इसका अल्फा एक्सेलरेशन हुआ और मैक्सिमम वेलोसिटी इसने जो गेन की वो v है। ठीक, फिर वो रिटार्ड हुआ बीटा से और आकर के क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। तो अब हमको यहां पर जो देखना है वो क्या कह रहा है सिस्टम, तो यहां से चले हम लोग, फिर यहां से आ गए वापस। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, यहां पर हमको क्या चाहिए, एवरेज। तो एवरेज क्या होगा, बड़ा आसान है यहाँ पर एवरेज निकालना, इनिशियल प्लस फाइनल। तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए अगर हमको, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन ना। अब देखिए कि यहां पर से यहां ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, अब हमको यही पता कर ले, या हमारे पास एक और फॉर्मूला है वो क्या है, v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो इसमें हम सबसे पहले v1 निकालें, यहां से यहां का एवरेज निकाल लें। तो यहां से यहां का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस v अपॉन 2 हो जाएगा। यहां से यहां का निकालेंगे तो v प्लस 0 अपॉन 2। ये क्या मिल गया आपको, v1 मिल गया, ये क्या मिल गया, v2 मिल गया। अब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए, मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, v/2 प्लस v/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स v/2। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये मिल गया आपको बड़े आसानी से। अगला देखा जाए, फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार विथ वेलोसिटी v and second half is covered by the car with velocity v2. What is the average velocity of the car? तो कह रहा है फर्स्ट हाफ, तो किसी दूरी का पहला आधा भाग चले हम लोग, और तो कह रहा है कि यहाँ से जब चलते हैं हम तो यहाँ तक गए पहला पॉइंट, यहाँ पर दूसरा,
ये कह रहा है V1 से चलते हैं, ये V2 से चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, स्पेशल कंडीशन है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आया कैसे? तो ये बड़ा सिंपल है कि हम एवरेज को कैसे निकालते हैं। एक तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है, हम लोगों ने पढ़ा है, क्लासरूम स्टूडेंट जो रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं एवरेज के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन कब? जब ये डिस्टेंस s1 ये डिस्टेंस s2 के बराबर हो। अदरवाइज सिंपल फार्मूले से नहीं निकल सकता है क्या ये? तो सिंपल फार्मूला क्या कहता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज s1 अपॉन s2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। ये है ना, ठीक। तो अब हम देखें कि हमको क्या चाहिए यहाँ पे। तो हमको s1 s2 पता है कि बराबर है, ठीक, मतलब एक कोई भी क्वांटिटी आप मान सकते हैं कि s है वो। तो मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख देते हैं s1 इज इक्वल्स टू s2 इज इक्वल्स टू s, लेकिन टाइम बराबर नहीं है। तो हम टाइम को क्या लिख सकते हैं? t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन लिख दे s अपॉन v1 लिख दिया जाए, प्लस s अपॉन v2 लिख सकते हैं। ये किसको लिख सकते हैं? t2 के लिए। अब t1 प्लस t2 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। ऊपर क्या हो गया? s प्लस s 2s, नीचे क्या मिल जाएगा हमको? s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। बहुत आसान है। अब s s कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिल गया? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 मिल गया ना। बस यही तो वो पूछ ही रहा था, ऐसे भी निकल जाएगा ये, ठीक। यहाँ से s कॉमन ले लेंगे, s से s कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा सही ऑप्शन है, दैट इज आंसर सी। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन स्पीड ऑफ अ कार इज v, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज x। If the speed becomes n into v, what will be the minimum distance covered by which it can be stopped? अब कह रहा है एक कार है जिसकी प्रारंभिक वेग जो है इनिशियल वेलोसिटी u था, लेकिन अब वो इनिशियल वेलोसिटी जब u था तो x डिस्टेंस जाके रुकता था। तो सबसे पहले हम x और v में एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक, मीन्स वहां से हम एक एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। कह रहा जब nv से चलेगा तब कितनी दूर जाके रुकेगा, ये देखना है अपने को। तो जब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम देखें कि यहाँ पे थर्ड लगाएंगे क्योंकि टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितना कह रहा है? v स्क्वायर माइनस 2a, कितनी दूर जाके रुकता है? x। तो हमको यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पता चलेगी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है इसका। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, या a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर अपॉन 2x। ये पता चल गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी कर दी जाए? n इंटू वी कर दिया जाए। इनिशियल वेलोसिटी n इंटू वी कर देते हैं, तब क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही करना है, लेकिन इनिशियल क्या हो गया? n इंटू वी का स्क्वायर माइनस 2। एक्सेलरेशन कितना? वही, और हमको पता करना कि कितनी दूरी जाके रुकेगा। एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे? v स्क्वायर अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाई कितनी दूर जाके रुकेगा वो हम मान लेते हैं x डैश पे जाके रुकेगा। अब वही हमको चाहिए, इसको इधर ले आइए, क्या मिलेगा? n स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या मिला आपको बेटा? v स्क्वायर अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई x डैश। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, x डैश इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? n स्क्वायर x। n स्क्वायर x इज ऑप्शन डी, ये सही है। n स्क्वायर x हमको क्या मिल गया? n स्क्वायर x इज द करेक्ट आंसर। Two balls are dropped from the same point after an interval of 1 second. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be their separation 3 seconds after the release of first ball? ठीक, अब देखिए इसे दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला
कह रहा है कि एक बॉल को छोड़िए जो बॉल 3 सेकंड में नीचे गिरता है, फिर दूसरा उसके 1 सेकंड बाद छोड़िए, तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा। तो पहले तो हम निकाल लें एक बॉल जो 3 सेकंड चला है माइनस दूसरा बॉल जो 2 सेकंड चला है, ऐसे निकाल के देखें। तो S 3 सेकंड में जो चला है तो ये क्या करेंगे, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर करें तो टाइम तो हमको पता ही है, पहला कह रहा है रेस्ट पे छोड़ा गया, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई G का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, T स्क्वायर कितना कह रहा है 3 सेकंड का स्क्वायर, तो क्या मिल गया हमको ये 45 मीटर मिल गया यहाँ से। दूसरा वाला बॉल कितनी दूरी पर होगा, अब वो 1 सेकंड बाद छोड़ा गया है, इसका मतलब अभी वो 2 ही सेकंड चल पाया है, तो उसके लिए S निकालें दूसरे बॉल के लिए, 0 प्लस हाफ G की वैल्यू वही 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो ये कितना मिल गया आपको 5, तो ये मिल गया हमको 20 मीटर। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, S3 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 20, मतलब दोनों के बीच का दूरी कितना है 25 मीटर। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन ये थोड़ा लंबा नहीं हो गया इतना टाइम, और कम टाइम में कर सकते हैं इसे क्या। हाँ, अब इसके लिए थोड़ा सा देखें, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक बॉल गिराया गया, तो पहला बॉल आगे जा रहा है, दूसरा बॉल उसके पीछे, तो 2 सेकंड में तो ये भी उतनी दूर चला होगा जितनी दूर ये चले होंगे, निकाल के देखिए, वही तो सेम फार्मूला लगा है। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कौन सा है, 30 सेकंड में चली गई दूरी है ना। एक बॉल को गिराएंगे तो पहला सेकंड 1 सेकंड वो आगे चल रहा है, दूसरा वाला उसके 1 सेकंड पीछे आएगा। तो पहला वाला बॉल जो ग्राउंड को टच करने वाला है या नीचे आ रहा है वो उससे 1 सेकंड आगे है, तो तीसरे सेकंड में जितना दूर चला होगा वही 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा। तो आप जो फार्मूला है एस nth भी लगा सकते हैं, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, इससे एक बार में आ जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। कैसे, u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हमने क्या निकाला, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी। क्यों, क्योंकि वो उतना ही आगे होगा जितना डिस्टेंस वो तीसरे सेकंड में चल रहा होगा, तो तीसरे सेकंड में जितना आगे होगा उतना ही चल रहा है वो, तो इसे क्या किया जाए 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 25 मीटर। इधर से भी वही मिला था, उधर से भी वही मिलेगा, मर्जी आपकी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो आपको आसान लगता हो, जो आप जल्दी कर सके उस मेथड को आप अप्लाई करें। होप यहां तक क्लियर हैं चीजें आपको। नेक्स्ट देखा जाए, अ ट्रेन एक्सिलरेट फ्रॉम रेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन रिटार्ड्स टू रेस्ट एट कांस्टेंट रेट बीटा। इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज x, देन व्हाट इज द मैक्स वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ओके, हमको क्या चाहिए अभी, मैक्सिमम वेलोसिटी ट्रेन ने क्या एक्वायर की। फिर से वो ग्राफ बनाएं जो अभी हम लोगों ने बनाया था थोड़ी देर पहले, कि इसे हम क्या करते हैं, अल्फा करते हैं और ये मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v है, और यही v हमको चाहिए। टाइम के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, बस एक चीज़ पता है, अगर मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस x1 ट्रेवल करता है, ये x2, तो हम एक चीज़ जानते हैं x1 प्लस x2 हमको पता है। टाइम के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं पता है, तो हम लगाएंगे ऐसा जिसमें हमको टाइम की ज़रूरत ना हो, लगाया जाए। तो इक्वेशन लगाएं थर्ड जिसमें टाइम नहीं लगता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर तो हमने माना है कि v है, यही चाहिए हमको। u स्क्वायर इनिशियली रेस्ट पे था, प्लस 2 एक्सीलरेशन कह रहा है अल्फा, और हम मान लेते हैं कि ये चला कितना डिस्टेंस है x1, ये हमको पता था। तो हम क्या लिख लें, x1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखें x2, दूसरा देखें x2 के लिए क्या होगा, तो अब ये v वेलोसिटी इनिशियल है, बाद में रेस्ट पे पहुंच जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी उसमें 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, v स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है, -2 बीटा x2। सो
x2 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, v² अपॉन 2 बीटा मिल गया। अब हमको जो पता है कि x1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x है, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 x क्यों निकालने, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह x आ रहा है, मतलब इन x1 और x2 को हमको ऐड करना है। ठीक, अब इस x1 और x2 को ऐड किया जाए, x1 प्लस x2, तो देखा जाए क्या है हमारे पास, वैल्यू इज इक्वल्स टू x, ऐड किया जाए x1 x2 की वैल्यू पुट करें, क्या मिला, v² अपॉन 2 अल्फा प्लस v² अपॉन 2 बीटा इज इक्वल्स टू x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किया जाए कि हमको ये वैल्यू मिल गई, अब इसमें से क्या कर लिया जाए, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं। ठीक, तब हमको ये वैल्यू मिल गई, आसान है। अब यहाँ से, अब यहाँ से क्या कर लिया जाए, लिया जाए एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे आपका 2 अल्फा बीटा ले लीजिए, तो ऊपर क्या मिल जाएगा, v² ले लीजिए कॉमन, ऊपर क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू x। तो अब आसान है, अब इसको क्या कर दिया जाए, क्या मिल जाएगा आपको बेटा, v² इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x, और इसका पावर कितना हो जाएगा, रूट। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 2 अल्फा बीटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखें यहाँ पर कि इसे हम क्या और आसानी से कर सकते थे, हाँ इसे और आसानी से आप कर सकते हैं, इतना स्टेप नहीं करिएगा, सीधे आपको फाइनल इनिशियल वेलोसिटी लेकर के सीधे x1 x2 में रख देंगे, तो इतना लंबा नहीं जाएगा। समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा लंबे प्रोसेस पे गए, दोबारा करेंगे तो आप इसको और जल्दी कर पाएंगे और आसानी से हो जाएगा ये। A person goes from A to B along the circumference. A person goes from A to B along the circumference in 2 seconds. Ratio of magnitude of its velocity and speed is. अब हम देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा चल रहा है, the path followed by the object is A, C and B. We have to find the ratio between speed and velocity. Let's do it. A person goes from A to B, circumference is 2 pi r, but अभी यहाँ पे हम पूरा सर्कल कवर नहीं कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, that is pi r। ठीक, तो अब हम देखें कि जो हमारे पास स्पीड होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब इन्हें डिवाइड कर दिया जाए, रेशियो चाहिए हमको दोनों का, तो टाइम से टाइम कैंसिल, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट रह गया, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब देखें कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो डिस्टेंस है यहाँ से पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो 2 पाई r, आधा सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो ये कितना हो गया, पाई इंटू r। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 टाइम्स r डायमीटर, r से r कैंसिल, तो अब आप देखिए क्या चाहिए, वेलोसिटी एंड स्पीड चाहिए, तो 2 रेशियो पाई। ठीक, ये क्या है, स्पीड वेलोसिटी है, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, ऑप्शन है 2 रेशियो पाई। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले वेलोसिटी दिया है बाद में स्पीड दिया है, नहीं तो अगर ऐसे दिया होता तो स्पीड वेलोसिटी दिया होता तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, पाई रेशियो 2। ठीक, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, 2 रेशियो पाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, the angle between PQ and P minus Q,
अब हमको पता करना है कि एंगल बिटवीन P क्रॉस Q एंड P माइनस Q, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, इट विल बी 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? क्योंकि P क्रॉस Q अपने प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, जबकि P मान लेते हैं अगर ऐसा है, P अगर ऐसा है, Q मान लेते हैं कि ऐसा है, तो ये मान लेते हैं कि वेक्टर P था, ये वेक्टर Q था, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। और लेकिन अगर इसका क्रॉस करेंगे तो कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो P और Q के परपेंडिकुलर होगा वो R के भी तो परपेंडिकुलर होएगा, तो जो वहाँ पे परपेंडिकुलर है वो इसके भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्यों? P माइनस Q तो एक ही प्लेन में होगा ना ऐसे। अब लेकिन P क्रॉस Q परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो R के भी परपेंडिकुलर होगा, दैट इज 90 डिग्री। द यूनिट वेक्टर अलोंग I प्लस J इज, I प्लस J का एकांक सदिश है। अब ये देखें I प्लस J का एकांक सदिश क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अब ये कैसे निकाला जाए, तो हमको पता है कि ये कोई वेक्टर है, तो कोई वेक्टर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कोई वेक्टर x है जिसका मैग्नीट्यूड है I प्लस J। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दिया जाए, मॉड ऑफ x निकाल लीजिए, तो क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर है, दैट इज √2। तो हमको इसका क्या चाहिए, x कैप चाहिए। x कैप क्या होगा, वेक्टर x अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर x, तो ये क्या हो गया, I कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई √2, I कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई √2, तो I कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई √2, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या किया गया एक बार फिर से देख लें, वेक्टर x हमको दिया हुआ था, कुछ भी आप नाम मान सकते हैं, हमने x मान लिया, आप इसको a b c d कुछ भी जो मर्जी मान सकते थे। इसका मॉड निकाल लिया, तो मॉड क्या होता है, इसका मल्टीप्लाइड होता है, तो अंडरवुड x का मल्टीपल j का मल्टीपल, अब हमको ये मिल गया यहाँ पे, तो √2 हो। अब हमने क्या कर दिया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, मैग्नीट्यूड हुआ 1, बचेगा डायरेक्शन, तो ये क्या मिल गया, x कैप। यही तो चाहिए था, यूनिट वेक्टर अलोंग I प्लस J। I प्लस J का हमको यूनिट वेक्टर चाहिए था। द एंगल बिटवीन P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, तो अगर हम करेंगे P क्रॉस Q तो हमको मिलेगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, एंड P क्रॉस Q करेंगे तो उसका अपोजिट वेक्टर्स मिलते हैं। अपोजिट वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, पाई। सो सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 60 मीटर एंड y इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर मीटर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यहां पर हम क्या निकालें, पहले x में वेलोसिटी निकालें, फिर y में निकालें, और फिर दोनों को ऐड कर दें तो हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, तो निकाला जाए, तो वेलोसिटी इन x पहले निकालें, तो क्या हो जाएगा, dt ऑफ x, तो ये क्या मिलेगा भाई, ये मिल जाएगा आपको केवल 6, t गायब हो जाएगा, तो हमको मिला 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी मिल गई। इसमें देखें y में वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, dt ऑफ y, तो ये क्या मिलेगा, 4t स्क्वायर को करेंगे तो क्या मिलेगा, 8t मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t कितना दिया हुआ है, एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। एक्स वाई कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब इनका करना क्या है, हमको वेक्टर एडिशन कर दें, जो रिजल्टेंट मिल जाएगा वही है इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, वेलोसिटी इन एक्स और वेलोसिटी इन वाई का स्क्वायर। तो ये कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया, रिजल्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए।
10 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि x कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो x की वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। दूसरा y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो ये दो जब हमको मिल गए तो हमने क्या किया, एक्स वाई का रिजल्टेंट चाहिए तो दोनों को ऐड कर दिया, वेक्टर एडिशन किया तो हमको ये मिला। तो ये कैसे किया, ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एक्स वाई परपेंडिकुलर होते हैं तो कॉस थीटा 0 हो गया। चलिए अब देखा जाए नेक्स्ट। A particle of mass m moving with velocity v northwards। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, मान लीजिए कि ये पार्टिकल है m जो इधर चल रहा है v वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ, ठीक। फिर कह रहा है कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v ईस्टवर्ड। कह रहा है ऐसे ही एक दूसरे पार्टिकल से टकराता है जो किधर चल रहा था, ये भी पार्टिकल है वैसा ही, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, दोनों टकरा करके जिधर जा रहे हैं वो बताना है। तो ये तो पक्का है कि नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जो हमको सब जगह दिख भी रहा है। तो डायरेक्शन से कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो क्लियर क्या करें हम, उसका मैग्नीट्यूड क्लियर करें। तो मैग्नीट्यूड फिर से ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मैग्नीट्यूड निकाला जाए, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 90 है तो बाकी का टर्म 0 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया, √2v। तो √2v नॉर्थ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन वी, √2v, ठीक। v को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर, तो 2 तो रूट में रहेगा, v स्क्वायर का v हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया, √2v। अगला देखें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 0.4i कैप प्लस 0.4j कैप प्लस bk कैप इज अ यूनिट वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ v विल बी। ये क्या कह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इज यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नीट्यूड हम निकालते कैसे हैं। तो कोई वेक्टर है, अगर जैसे वेक्टर x है तो ये मान लेते हैं a आई कैप है प्लस बी जे कैप है प्लस सी के कैप है। तो मॉड ऑफ एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से निकालते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 रख दीजिए। √a स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, k का मल्टीपल b दिया हुआ है तो प्लस b का स्क्वायर हमने मान लिया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा यहाँ पर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए, क्या मिलेगा यहाँ पे, इज यूनिट वेक्टर। अब इसमें हमको मिलेगा क्या क्वांटिटी, 0.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.16 प्लस 0.16 प्लस b स्क्वायर मिला ऐसा, ठीक। अब इनको इधर ले आया जाए तो ये क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 0.32 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मिला। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो इस यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ v विल बी। तो जब हम ये क्वांटिटीज देख रहे हैं 0.4 जे कैप बी कैप इकाई सदिश है तो इसका वैल्यू निकाला जाए। तो यहाँ से बड़ा सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये 0.4 ये 0.4, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √1 माइनस 7532 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 0.8 अगर b की वैल्यू केवल निकालें। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें,
द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, चेंजेस टू 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ इन 10 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड चाहिए किसका, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक, अब देखें कि 1.4 मीटर पर सेकेंड, अब हमको ये कैसे पता चले, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, चेंजेस टू 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन 10 सेकेंड लगा इसको बदलने में। कहाँ से बदला ये, 6 to 8 हुआ। तो हमको ये देखना है, सबसे पहले तो हम क्या निकालें, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालें, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या कर दें, इनका वेक्टर सम कर दें। तो हम वेक्टर सम कर देते हैं वेलोसिटी का, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या मिल गया, डेल्टा वी अपॉन टी। 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको यहाँ पर ये मिला कैसे, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बड़ा सिंपली हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या किया हमने, चेंज इन वेलोसिटी निकाला कैसे, तो पहले 6 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है, कह रहा है 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, चेंजेस 8 टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ईस्ट जा रहा था, नॉर्थ हो गया, तो चेंज हुआ ना। तो उसका चेंज कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ गया, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हमने निकाल लिया चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी 10 मिल गया, डिवाइडेड बाय टाइम 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू R, तो ये तो सीधा से पाइथागोरस में दिख रहा है हमको 8 15। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 17 का स्क्वायर जो होगा वो 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो इसका मतलब ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज। इसके बीच में P और Q के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन P एंड Q इज 90 डिग्री, और ऐसा कोई ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ साइकिल राइडर डज नॉट फॉल एट द टाइम ऑफ राइडिंग ड्यू टू, किस कारण साइकिल चलाते समय साइकिल सवार गिरता नहीं है। तो क्यों नहीं गिरेगा, गिरने के लिए उसको क्या चाहिए कि कोई फोर्स इधर उधर उसको डिस्ट्रैक्ट करे, या हम देखें कि जब हम एक स्पीड से चलते हैं, हमारी साइकिल एक स्पीड से चल रही होती है तो वो सीधे चलती जाती है, या आप हैंडल छोड़ के चला पाते हैं। अगर एकदम स्लो साइकिल होता है हैंडल छोड़ना डिफिकल्ट होगा, जबकि स्पीड होता वहाँ पे होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग का संरक्षण। अ लेथ मशीन इज प्रोवाइडेड विथ फ्लाई व्हील बिकॉज ऑफ, अ लेथ मशीन इज प्रोवाइडेड विथ फ्लाई व्हील, खराद मशीन, या आप देखते होंगे डिवाइस जो रोटेट करता है उसके साथ एक फ्री चक्का दिया रहता है, जो एक तो बंधा रहता है दूसरा फ्री होता है। तो फ्री क्यों दिया रहता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका कारण है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द परसेंटेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशनल मोशन, एक ठोस गोला क्षैतिज जमीन पर घूम रहा है, इसकी घूर्णन से गति से जुड़ी ऊर्जा होगी। तो अब देखें कि हमारे पास कह रहा है कि ठोस गोला है सॉलिड स्फीयर, तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो टोटल एनर्जी को देखा जाए पहले, तो अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी देखें तो परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले निकालें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन वाला, फिर वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको सॉल्व किया जाए, करें, ये पता है हमको। यहाँ पर एक और चीज़ हमको जानने की ज़रूरत पड़ेगी, आई इज 2/5 mr²। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं क्या, ओमेगा कैन बी रिटन एज V/R। अब रखा जाए, सॉल्व किया जाए।
तो सबसे पहले रखें यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के जगह पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसे अब सॉल्व किया जाए फर्दर, तो हाफ कॉमन यहाँ से देखें, ऊपर क्या बचा, हाफ आई के जगह पे क्या बचा 5/2 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की जगह पे क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 5/2 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल। अब ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये वी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर ले लीजिए और हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यही हमारी समस्या थी कि भाई हम कैसे ये वेरिएबल से कैसे परसेंटेज निकालेंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया जाए, तो हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल। ऊपर क्या बचा ये देखा जाए, तो ऊपर जो बचा वो बच गया आपके पास क्या, इधर लिख लेते हैं 5/2 केवल, नीचे क्या बचा 1 प्लस 5/2। अब देखें 5/2 1 प्लस 5/2 दैट मीन्स ये क्या बचा 5/7 5/7 से परसेंटेज निकल जाएगा क्या, बिल्कुल 500 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 70 49 रिमेनिंग 1, ये क्या हो गया 10 71। ठीक, तो ये हमको क्या मिल गया, परसेंटेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णी गति से जुड़ी हुई इसकी प्रतिशत ऊर्जा। तो अब देखें कि जो हमारे पास यहाँ पर घूर्णी गति से जुड़ी हुई प्रतिशत ऊर्जा मिली है वो कितना है 70%। आगे देखा जाए, a solid sphere and hollow sphere of same radius, a solid sphere and hollow sphere of same radius at same mass are made of, a solid sphere and hollow sphere of same radius are made of same roll to an inclined surface which reach to the bottom first। कह रहा है कि एक ठोस गोला है दूसरा खोखला गोला है, त्रिज्या समान है उनकी, ठोस गोला है उनकी त्रिज्या समान है। अब उनकी अगर त्रिज्या समान है और मास कह रहा बराबर है, मतलब जो खोखला गोला है वो सेल जैसा काम कर रहा होगा, ठीक, जो खोखला गोला है वो सेल जैसा काम कर रहा है, और दूसरा जो ठोस गोला है वो पूरा काम करेगा। तो ठोस गोला के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखें कि जो ठोस गोला है वो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 2/5, ठोस गोले के लिए हो जाएगा, ठोस गोले के लिए हम लोग लिखेंगे 2/5 mr स्क्वायर, और खोखले गोले के लिए क्या लिखेंगे, खोखले गोले के लिए 2/3 mr स्क्वायर। तो आई की वैल्यू ये किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, ये किसके है, सॉलिड के लिए। तो जिसके लिए आई ज़्यादा होगा उसको अपना मोमेंटम चेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो उसकी घूर्ण में परिवर्तन, तो वो रेस्ट पे था, धीरे धीरे चलना चाहेगा, तो ये कौन है, ये ज़्यादा अपोज करेगा। इसका मतलब जल्दी कौन नीचे पहुंचेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कम है, इस वजह से सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुंच जाएगा। आगे देखा जाए, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ contracts through half of its present radius without change its mass, what will be the length of the day। अब कह रहा है कि अगर हम जो हमारे पास प्लैनेट है पृथ्वी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या सेम रखते हैं, मास सेम रखते हैं, जबकि उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, तो उसके टाइम पीरियड ऑफ जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो कह रहा है कि कितने टाइम पे होएगा। तो वहाँ से हम देखें इसको, तो हम लिखते हैं इसको t² इज प्रोपोर्शनेट टू r³। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1/R2 का क्यूब।
तो T1 अपॉन T2 को देखें तो पहले टाइम कितना है 24 घंटे का है, बाद वाला कितना है नहीं पता, हम मान लेते हैं x है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1, पहले त्रिज्या R थी, बाद में कह रहा है कि R/2 हो जाए और इसका क्यूब, तो R से R कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल गया 24, इसका स्क्वायर है। तो अब हम देखें यहाँ पे 24 अपॉन x, इधर क्या हो गया 2 का क्यूब, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया ये 2 का क्यूब और इसका जो पावर है इधर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, इधर आ जाए, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, जो हमारा टाइम पीरियड है कितना टाइम में चेंज आएगा उसका रोटेशन क्या होएगा, तो वहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये कितना चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर ले गए 24, या ज़्यादा आसान होगा हम लोग इसको 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रहने देते हैं और यहाँ पर इसका क्यूब कर लेते हैं, तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 8, तो ये हमको क्या मिल गया x। अब देखें कि इसका रेडियस पहले था r, बाद में क्या हो गया r/2। ठीक, अब देखें कि लेंथ ऑफ द डे, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे, तो लेंथ ऑफ द डे क्या हो जाएगा, तो जब उसका रेडियस कम हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा 8 3, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको 3 मल्टीप्लाइड बाई 24, इज इट करेक्ट। तो अब ये क्या कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित किए उसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, दिन कितना होगा 18 घंटे का, 12 घंटे का, 6 घंटे का, 4 घंटे का, तो वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो पहले 24 घंटे का होता था, तो x/3 इज इक्वल्स टू 24, दैट इज समर इज देयर, छोड़ देते इसे, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब देखें कि यहाँ पर कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ इज प्रेजेंट रेडियस विदाउट चेंज इट्स व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा इसे, ये कह रहा है कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या बिना परिवर्तन, या इसे छोड़ देते हैं, आई थिंक सम डेटा इज मिसिंग हियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला 25, रिजल्टेंट ऑफ 2 coincidental forces F each is also F, then angle between the forces is, कह रहा है कि 2 बल लग रहे हैं, 2 बल कार्य कर रहे हैं और उन 2 बलों के लिए जो रिजल्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब तीनों कैसे हैं, ये रिजल्टेंट मिला, ये भी F है, ये भी F है और ये भी F है, तो तीनों बल कह रहा है कि बराबर हैं। इसका मतलब हमको एक बात जो यहाँ पे पता चल रही है वो ये है कि ये जो एंगल है इंटरनल, ये तीनों ये भी 60 होंगे, तो 2 बलों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो बड़ा सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इस इधर से फोर्स लग रहा है इधर, तो ये तो क्या है एंगल कितना हो गया 180 माइनस 60, दैट इज 120। तो यहाँ से क्या देखें कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 120, दोनों के बीच में लगने वाला एंगल कितना है 120 डिग्री। ठीक, अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक साइकिल को पैडल मारा जाता है तो दोनों पहिए जमीन से लगा घर्षण, आगे के पहिए में पीछे की दिशा में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जिधर स्लिप करता है, ठीक, टेंडेंसी जिधर होती है टायर के मूव करने की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। When a bicycle is paddled, the force of friction exerted on the ground on 2 wheels is such that in backward direction on the front wheel, जो आगे वाला पहिया है उसमें पीछे की दिशा में, जबकि पीछे वाले पहिया में जिस पे हम पैडल करते हैं, जो चैन से बंधा हुआ है, जो ड्राइवर है उस पे किधर लगेगा आगे की ओर। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।
फॉर फर्दर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।